मीडिया को बैन करने को लेकर जो ये पूरा आंदोलन विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, आंदोलन का इसने रूप लिया और इसके बाद अब देखिए स्थिति किस तरीके से खराब हुई कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया सिर्फ एक बहाना था। मंजू जी ने भी यही कहा है कि ये वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई, लेकिन उससे पहले का आग फैलने की सामग्री बहुत दिनों से ये चली जा रही थी। 19% है वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वहाँ पे कोई कमाई के साधन नहीं जनरेट हो पा रहे हैं। जो लोग मार्केट प्लेस वगैरह, फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह से थोड़ा बहुत अपना घर का धंधा चला रहे थे, वो ये इस पर्टिकुलर बैन से ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। और उसके अलावा एक नेपो किड्स वाला, जैसे आपने कहा, एक फैक्टर है जो इन्होंने अपनाया, क्योंकि टिकटॉक वगैरह पे दिख रहा था कि जो 2008 से लेकर 2025 के बीच में जो इन्होंने कितना 13 बार गवर्नमेंट इनकी बदल गई है। तो मतलब हर 2-3 साल में इनकी एक गवर्नमेंट चेंज हो रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। और इस चक्कर के अंदर गवर्नेंस भी खराब हो रही है, पॉलिसीज़ भी ढंग की नहीं बन रही है, रोज़गार नहीं बन रहा है, देश की प्रगति नहीं हो रही है। और इस सब के अंदर जो टिकटॉक की रील्स है उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो पॉलिटिशियन के बच्चे थे वो बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहे थे, यश और सामर्थ्य दोनों उनके पास पहुंचा हुआ था। तो इस चक्कर में जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि हमारे टैक्स पे इन लोगों की ऐश चल रही है। और ये पर्टिकुलर सेंटिमेंट से जब आपने ये जेनजी का प्रोटेस्ट जोड़ लिया कि उनको उनकी जो एक कमाई का साधन उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से बनाया था वो रुक जाता है, तो ये फिर उनके पेट पे जैसे लात मारने वाली बात हुई। तो इस चीज़ को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए। हामी नेपाल वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मंजू जी मेंशन कर रही थी, जो बहुत सालों से यूथ को इकट्ठा करके गवर्नमेंट से न्याय मांगने का काम कर रही हैं, वो उन लोगों ने बोला कि हमने इतना नहीं सोचा था कि मारपीट हो जाएगी, इस तरह से आग लगा दी जाएगी घरों को। क्योंकि पर एक बार जो गर्म खून है, एक बार वो खौलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसकी गति कहाँ जाके रुकेगी ये किसी को भी कहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसलिए नेपाल आज जल रहा है और इसको इस वक्त रेजिग्नेशन देने के बावजूद भी वहाँ के लोग शांत नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलिए आप दोनों बने रहिए। हम जरा तीसरे सर्वे की ओर चलते हैं। तीसरा सर्वे जो हम जनता के बीच में जो सवाल लेकर पहुंचे थे वो ये कि क्या नेपाल की केपी ओली सरकार का मकसद जेनजीज की आवाज को दबाना है। हाँ के पक्ष में कहा गया 85% लोगों ने और बिल्कुल नहीं 15% लोगों ने जवाब दिया और कह नहीं सकते, इसमें किसी ने कुछ कहा नहीं। इसके बाद हमारा जो चौथा सवाल था वो ये कि क्या हाल में भारत के पड़ोसी मुल्कों में उपजी राजनीतिक उथल पुथल ने दक्षिण एशिया में स्थिरता को प्रभावित किया है। हाँ बिल्कुल, यानी कि 68% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं 28% लोगों ने कहा और 4% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा पांचवा जो सवाल था हमारा, क्या नेपाल में चल रहे जेनजीज का सत्ता विरोधी अभियान विश्व के पटल पर इतिहास लिखने जा रहा है। हाँ बिल्कुल में 64% लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं 19% लोगों ने कहा और कह नहीं सकते में 17% लोगों ने इसका जवाब दिया है। और लगातार देखिए मेहमानों के पास भी चल लेते हैं। मंजू सेठ जी, मैं आपके साथ आऊँगी। मैम ज़रा ये समझाइए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी हम क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन ज़रा अगर हम इसको समझें, क्या ये वाकई में सिर्फ अंदरूनी कलह की वजह से आज इतना विकराल रूप नेपाल में जो बना हुआ है, या फिर ये माना जाए कि बाहर से भी किसी ना किसी का हाथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये रूल आउट नहीं कर सकते हम, क्योंकि जैसे स्थिति इतनी रैपिडली बदली है और बिल्कुल ऑलरेडी वहाँ रोष था, ऑलरेडी ये बना हुआ था एक माहौल वहाँ पे, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन है वहाँ के लोगों में। और अगर आप और की कमाई नहीं हो रही है और जो इस पे डिपेंडेंट थे सोशल मीडिया पे इनकम के लिए, तो उन और कनेक्टिविटी के लिए, उनको भी इसका असर हो गया बैन का। तो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन और करप्शन देख के और जो आपने जैसे उनका नेपो किड्स और नेपोटिज्म को लेके सब बहुत उस वहाँ पे लोग परेशान हैं। लेकिन अभी जो जो ये स्थिति बनी हुई है, आई थिंक हो सकता है इन द बैकग्राउंड और लोग भी इसकी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और लग रहा है कि कर रहे हैं। और इसीलिए वहाँ पे जैसे अपनी एक मंशा पूरी करना चाहेंगे कि हमारी जो नया सरकार आए या जो भी नया अरेंजमेंट आता है उनके हित भी कंसिडर किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो सरकार थी वो थोड़ी सी कहा जा रहा है कि चीन के साथ क्लोज थी, तो हो सकता है कि अदर एलिमेंट्स वहाँ पे हों
जो इनको हटाने में अपनी कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना, क्योंकि इस जो एक इतनी रैपिडली चेंज हो रहे हैं चीज़ें, स्थिति बदल रही है। और क्योंकि जो उन्होंने कहा ये कारण है, इसको हटा रहा हूँ, इसको हटाओ, सब हो गया उनके हिसाब से, बैन हट गया, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तब भी इतनी वायलेंस और इतने जो घर जलाए गए हैं, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। प्रॉपर्टीज़ को जो जलाया है इन्होंने, आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसको आई थिंक गवर्नमेंट कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, वहाँ की सरकार। लेकिन क्योंकि वहाँ बहुत इस्तीफे दे दिए लोगों ने, और कोई वहाँ पे ज़्यादा सरकार तो मुश्किल है, इस पर आर्मी को भी बुला लिया, तब भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं स्थिति को। तो ये लग रहा है कि शायद दूसरे एलिमेंट्स इसमें कूदना चाहेंगे, और शायद कूद भी गए हों बैकग्राउंड। ठीक है श्रुति दास गुप्ता जी, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से हम भारत के पड़ोसी मुल्कों की हम बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। फिर श्रीलंका की हम बात कर लेते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी हमने देखा वही हालात देखने को मिले थे, और अब जिस तरीके से नेपाल में हुआ है, उसके बाद भारत को किस तरीके से आगे आकर कदम बढ़ाना चाहिए? जैसे आपने कहा कि भारत को अब थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, ना ही सिर्फ बॉर्डर्स के यहाँ जहाँ से ये एलिमेंट्स, ये सेंटिमेंट्स जो हैं वो ओवरफ्लो करके इंडिया में आ सके, बट वहाँ पे जो ये आक्रामक लोग हैं जो ये चिंगारी लगाते हैं, ये वाले लोग भी ना आ पाएँ। तो भारत को एक ये सतर्कता रखनी है। दूसरी ये सतर्कता रखनी है सरकार को कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई मुद्दा ना आ जाए जो भारत के युवा अपने हित के खिलाफ माने। तो ये चीज़ जो, दो चीज़ें जो हैं ये हमें देखनी है, हमें बॉर्डर सिक्योर करने हैं, और हमें सरकार जो कारण से कोई भी काम कर रही है उसका क्लियर मैंडेट सामने रख दिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रोटेस्ट होके जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक चक्का जाम रह चुका है। हम देख चुके हैं कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट बहुत खतरनाक तरीके से फैल जाती है किसी भी छोटी बात को लेके, जिसको शायद लोग समझते भी नहीं हैं। जहाँ सीएए प्रोटेस्ट लिए थे, सीएए लागू हो चुका है, उसके बाद तो किसी की भी नागरिकता नहीं गई, तो लोग समझते नहीं हैं, लेकिन रास्ते पे आने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपने जैसे कहा बाहर के देशों के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे एनजीओज वगैरह पैसा देते हैं, और इन लोगों को पैसा देकर यहाँ पे ऐसे आतंक जैसी एक स्थिति बना देते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट्स को छोड़ के, सत्ता को छोड़ के आगे बढ़ जाना पड़ता है सत्ताधारियों को। तो इस तरीके से एक ये प्रॉब्लम है। पर मैं जैसे जो आपने मंजू जी को सवाल किया था, मैं उसका एक जवाब देना चाहती हूँ कि जहाँ 26 प्लेटफॉर्म्स को जो उन्होंने बैन किया था, उनको बोला था रजिस्टर करिए, पर आप सोचेंगे कि ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। नहीं, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर एक पर्टिकुलर क्लॉज था जिसके अंदर कहा गया था कि अगर सरकार को आपके प्लेटफॉर्म पे रखी वही चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो सरकार उसको हटाने का हक रखती है। तो इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर अगर ओली सरकार को या आने वाली किसी भी सरकार को जो बात कही जा रही है उनके हित में नहीं लग रही है कि भाई ये हमारी पोल खोल दी जा रही है या हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर पोस्ट, उस पर्टिकुलर रील को दबा सकती है, बैन कर सकती है। तो एक तरह से लोगों की आवाज़ दबाई जा रही थी, और इसी कारण से, इस पर्टिकुलर क्लॉज के कारण ही जो है बाकी ऐप्स जो हैं वो साइन नहीं कर रहे थे। नहीं तो रजिस्ट्रेशन तो इन ऐप्स की इंडिया में भी होती है, वो क्या रजिस्टर नहीं करते हैं? वो करते हैं गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जिस गवर्नमेंट के साथ आपने काम करना है उसके साथ आपको साइन करना ही पड़ेगा, उनके नियम कानून मानने पड़ेंगे। पर ये जो क्लॉज है ये फ्री स्पीच पर कंट्रोल करता था और गवर्नमेंट कंट्रोल रखता था। आप कल सोचेंगे कि इसमें चाइना का हाथ है क्योंकि चाइना का टिकटॉक चल रहा है वगैरह, नहीं, ये बैन जो है उन्होंने पिछले साल चाइना पे लगाया था, लेकिन ये जो बैन चाइना पे जब लगा तो उन्होंने एक क्लॉज साइन किया जिसके अंदर नेपाल की टूरिज्म को टिकटॉक के अंदर प्रमोट किया जाएगा। तो नेपाल गवर्नमेंट का टूरिज्म का काम जो है वो टिकटॉक कर रहा था, और इस क्लॉज के चलते उसको दोबारा से देश में परमिट किया गया था। तो नेपाल की गवर्नमेंट जो है सोशल मीडिया को यूज़ और अब्यूज़ करने की कोशिश में थी, अपने हित में लोगों को, डायलॉग को, नरेटिव को चलाना चाह रही थी, और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, अपने बाकी तकलीफ़ों के चलते, अब बढ़ती नेपोटिज्म के चलते लोग जो हैं परेशान होकर फाइनली ये जब देखा कि अब जो लास्ट है कि हम बोल भी नहीं सकते आपस में ये चीज़ें, ये भी वो रोकना चाह रहे हैं, इसीलिए ये जनजी जो है रस्तों पे उतरी है। पर ये ऑफकोर्स दुख की बात है कि ये अब तक शांत नहीं हो रही है, अपना मुद्दा हासिल करने के बाद भी शांत नहीं हो रही है। तो ये थोड़ा दुख की और थोड़े सतर्क रहने वाली बात है।
बिल्कुल मंजू सेठ जी, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें ये बार बार देखा गया, यानी कि अगर हम 14 सालों में नेपाल की स्थिति को देखें तो 13 बार ही ऐसा है जहां पर इस तरीके से कहें तो सत्ता परिवर्तन यानी कि सरकारें बदली है, और अब जिस तरीके से इस्तीफा यहाँ पर हुआ है केपी ओली का, तो क्या लोकतंत्र के लिहाज से ये माना जाए कि नेपाल में कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कमजोरी देखने को मिल रही है? थोड़ी तो है ही कमजोरी, तभी ये हालात ऐसे बिगड़े। और जैसे आपने कहा, इतनी बारी 13 बार पिछले 17 साल में इतने सरकार चेंज हो गई है वहाँ पे, और हमेशा कभी लोकतांत्रिक वे से हुई है, कभी रेजिग्नेशन के फोर्स के साथ, तो जैसे भी होता जा रहा है। और जब स्पेशली जब मोनार्की गई है उसके बाद भी हमने देखा वहाँ पे स्थिति बड़ी डेलिकेट हो गई थी। तो ये सब बहुत सारी इश्यूज हैं जो इंटरप्ले है सब इश्यूज का, और जो अब ये हालात आज जो हम देख रहे हैं ये सब का एक नतीजा है कि ये कल्मिनेट कर गया है। इतने प्रॉब्लम्स जो इतने सालों में हो रहे थे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाए, गवर्नेंस ठीक से नहीं हो पाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई है, बहुत लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का सिर्फ एक मतलब 7% ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं। हाँ हैं ज़्यादा, बट इतने ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जा रहे हैं बाहर। तो एक ये वहाँ पे चिंता की बात है कि रहना भी चाहते हैं वो भी वहाँ, उनके लिए ना एम्प्लॉयमेंट है, ना उनको अपनी रोजगारी के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी। वहाँ की जो जिनकी अपनी छोटी बिजनेसेस हैं वो भी इस पे सोशल मीडिया पे निर्भर रहते, तो वो भी इम्पैक्ट हो गए। तो सभी लोग इम्पैक्टेड हैं इनका जो रवैया था इस सरकार का। तो जैसे इन्होंने भी कहा, सुष्मिता जी ने, कि ये शायद कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो वो एक उसकी वजह से भी ये एक टिपिंग पॉइंट आ गई। लेकिन हाँ, अब उनको अपना जो मकसद था अचीव हो गया, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। तो ये डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए एक सेटबैक तो है कि आप हाँ, रोष है, सब कुछ है, लेकिन जब आपने कहा कि ये हमारे 2 डिमांड्स हैं, दोनों मीट हो गए, तो हमको शांत होना चाहिए। तो वहाँ की डेमोक्रेसी को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा।